जी हाँ दोस्तों, अगर हम 15 तक ये काम नहीं करेंगे तो हमारा जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना था, अभी क्या करना है और आपको कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ सेक्शन 43B पर। अभी हम बात करने वाले हैं पीएफ पर। पीएफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी खुद पॉकेट से जमा करवाता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर क्या करता है, जो उसकी बेसिक पे होती है तो उसमें से कुछ पार्ट काट कर, फॉर एग्जांपल 40,000 बेसिक पे है, इसमें से कुछ पार्ट काट कर वो जमा कराता है और बाकी आपको देता है। तो ये दो पार्ट्स है गाइस। तो अभी हम पहले चल रहे हैं सेक्शन 43B। ये क्या बात करता है? सेक्शन 43B बात करता है कि आपको कुछ खर्चे अलाउड है ऑन एक्चुअल पेमेंट। कि मतलब जब उनकी एक्चुअल पेमेंट होगी ना गाइस, जब एक्चुअल पेमेंट होगी तभी उनका एक्सपेंस अलाउड है। सिर्फ अक्रूवल्स पे अलाउड नहीं है। मतलब आपने एंट्री बुक कर ली, अक्रूवल बुक कर दिए, वो अलाउड नहीं है। ऐसे खर्चा अलाउड नहीं होगा आपको। इफ यू वांट टू अचीव योर लक्ष्य फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स फॉर नवंबर 21 अटेम्प्ट, देन हियर इज द मोस्ट लव्ड बाहुबली टीम लॉन्च्ड बाय अन अकेडमी फॉर यू गाइस। सीए इंटर ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 15th Feb। ग्रुप 1 क्लासेस गाइज आपकी वीकडेज में हो जाएंगी और ग्रुप 2 विल बी टेकन ऑन वीकेंड्स। एंड फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स आपकी ग्रुप 2 क्लासेस वीकडेज में ली जाएंगी और ग्रुप 1 आपका वीकेंड्स में लिया जाएगा। एंड पोस्ट दैट गाइज फ्रॉम सितंबर, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज रिवीजन एंड टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स आर द की टू क्लियर द एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट गाइज। आपका ये शेड्यूल रहेगा 9:45 AM to 6:15 PM। And if you misses out any class, then recorded session can be watched unlimited number of times। और आपका कंप्लीट सिलेबस गाइस कवर किया जाएगा। पीरियोडिकल टेस्ट, असेसमेंट्स, वीकली क्विज आपको बताया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे कलर्ड हाईलाइटेड, जो आपको हेल्प करेंगे इन क्लियरिंग योर एमसीक्यूज। आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस लिए जाएंगे, स्पेशल सेशंस होंगे ऑन यूट्यूब। फॉर ऑल दिस यू गाइस नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है टेक्स्टॉक 10 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट, वैलिड फॉर दिस मंथ ओनली। सो गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक यू। को मतलब अलाउ नहीं होने का मतलब क्या है कि आपके वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने कोई खर्चा बुक किया हुआ है तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। 43B क्या बात करता है कि आपको खर्चा अलाउड है एक्चुअल पेमेंट पे। इसमें कुछ पॉइंट्स कवर्ड है जिसमें मैं आज एक पॉइंट कवर कर रहा हूं। इसके 43B के क्लोज बी में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां पे कवर्ड है। किसका? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। और क्लोज बी किसकी बात करता है? पीएफ की। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पीएफ की बात करता है कौन से कंट्रीब्यूशन की, कौन से पार्ट की? एम्प्लॉयर की। अकॉर्डिंग टू इट, इफ एनी सम टुवर्ड्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड या किसी भी और फंड में फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय इज एक्चुअली पेड बाय द असेसी, मतलब एम्प्लॉयर, on or before the due date for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139, assessee would be entitled to deduction under section 43B और ये आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अब मतलब क्या है इसका? ये वाली लाइन का मतलब क्या है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कहने की बात ये है, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवाते हो। आपने 31 मार्च 21 तक जमा करवा दिया कोई कंट्रीब्यूशन, ठीक है गाइस, आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में जा रहा है वो 31 मार्च 21 तक भी जमा नहीं करवाया, बट आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज के लिए आईटीआर ड्यू डेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल है अपनी 31 अक्टूबर है, ठीक है, या आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 30 नवंबर है, अनलेस एक्सटेंडेड। तो आपकी ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर या आपकी ड्यू डेट है 30 नवंबर, ठीक है गाइस। तो आपको इस डेट तक अगर आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा करवा देते हो तो आपको ये एक्सपेंस कब अलाउड हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। सर नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलता हूं। आप एक एम्प्लॉयर हो, आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपने एक कंट्रीब्यूशन किया है अपने फंड से, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये आपका खर्चा हो गया, आपके P&L में बुक हो गया। आपको इस खर्चे को अलाउ करवाना है
और आप इसकी रिटर्न फाइल कर रहे हो 20-21 में, तो ये खर्चा आपको कब अलाउ हो सकता है? या तो आपने 31 मार्च 21 तक पे कर दिया हो, बट लो क्या बोल रहा है, 43B क्या बोल रहा है कि अगर आपने इस खर्चे को 31 मार्च 21 तक पे नहीं भी किया हुआ है, बट या आपने 31 अक्टूबर 2021 तक कर दिया है या 30 नवंबर 2021 तक कर दिया है, मतलब अपनी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर दिया, तो आपको ये खर्चा अलाउ हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। ठीक है गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं कौन से कंट्रीब्यूशन की? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, पीएफ वाला। दिस प्रोविजन डज नॉट कवर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेफर टू इन क्लोज VA ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36। मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूं, इसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात लिखी है, पीएफ वाले का एक पार्ट। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ का, जो उसकी बेसिक पे से काट के करते हैं, वो कवर नहीं है। इसमें क्या है, नुकसान क्या है इसके साथ? क्या इसमें एम्प्लॉय का नुकसान है अगर हम ये बात लिख रहे हैं? तो ध्यान से समझो, पहले हम क्लोज 36 पे चलते हैं, मतलब सेक्शन 36 पे। सेक्शन 36 बात क्या करता है कि आपको कुछ डिडक्शंस तभी अलाउ होंगी, क्लोज VA जो बात करता है, क्लोज VA ऑफ द सेड सब सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉइज, जिसके ऊपर सेक्शन लग रहा है क्लोज VA, और ये कब आपको अलाउ हो रहा है? इफ सच सम इज क्रेडिटेड बाय द असेसी, मतलब एम्प्लॉयर को ये अमाउंट कब अलाउ होगा? उसके P&L में ये खर्चा बुक होगा, खर्चा बुक होगा सैलरी के नाम से, बट सैलरी में से कुछ पार्ट पीएफ का है, तो ये जो पीएफ का पार्ट है ये तब अलाउ होगा एम्प्लॉयर को अगर वो इसे जमा करवा देता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, और ड्यू डेट का यहां पर क्या मतलब है? ड्यू डेट मतलब एज पर पीएफ एक्ट, एज पर पीएफ एक्ट की मतलब ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, ये उसको एज पर पीएफ एक्ट की ड्यू डेट पे जमा करवाना पड़ेगा, मतलब मंथ खत्म होने के बाद 15 तारीख तक ये जमा करवाना पड़ेगा पीएफ वाला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर पीएफ की सैलरी से जो एम्प्लॉय की सैलरी से काट रहा है वो 15 तारीख तक नहीं जमा करवाएगा, तो उसे ये अलाउ खर्चा नहीं होगा। अगर सपोज करो उसने ये 16 तारीख को भी करवा दिया, 15 को नहीं करवाया, तब भी ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये डिस अलाउ हो जाएगा। सैलरी में से जितना खर्चा पीएफ का होगा वो डिस अलाउ होगा और इनकम का पार्ट बन जाएगा, बिकॉज जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 43B में कवर्ड नहीं है। तो आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? 43B कवर्स ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड डज नॉट कवर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बट हो क्या रहा था, कुछ कोर्ट की जजमेंट बोल रही थी कि 43B ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी लगना चाहिए। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड। देखो ये कहानी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पता है एम्प्लॉयर को अपनी जेब से देना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो आपकी सैलरी से काट के देता है। जब वो सैलरी से काट के देता है उसके बाद फंड्स तो आ गए, तो वो क्यों रोक रहा है? वो 15 तारीख तक जमा करवाए। तो यहीं पर यहां लिखा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज एम्प्लॉय ओन मनी, तो एम्प्लॉयर उसको जमा करवा सकता है, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो अपने पास मनी क्यों रख रहा है? ठीक है, देखा जाए तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए ना गाइज, आपका पैसा आपके पास नहीं आ रहा तो गलत बात है ना, वो अपने पास क्यों रख रहा है, क्यों उसे मिसयूज कर रहा है? उसको जमा करवाए। तो इसीलिए क्या हुआ, चेंज किया गया, अमेंड किया गया क्लोज VA जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करता है, कि ये उन्होंने क्लियर करा, एक एक्सप्लेनेशन डाल दी, क्लैरिफाई दैट कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B डज नॉट अप्लाई एंड डीम टू नेवर हैव बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ द ड्यू डेट। मतलब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको आपने 15 तारीख तक जमा करवाना है एज पर पीएफ एक्ट, ITR की ड्यू डेट नहीं देखनी है। 43B में भी एक एक्सप्लेनेशन डाल दी कि द प्रोविजन ऑफ द सेड सेक्शन डू नॉट अप्लाई एंड डीम टू नेवर हैव बीन अप्लाइड टू अ सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉय। कहने का मतलब क्या है कि 43B एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे लगेगा। और ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो रही हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई टू असेसमेंट ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। अभी तक क्या हो रहा था कि एम्प्लॉयर 43B में अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाता था, ITR की ड्यू डेट तक क्लेम कर लेता था खर्चा, बट जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता था वो भी जमा नहीं करवाता था, बट कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर ना वो इस खर्चे को अलाउ करवाता था। हालांकि गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये सही नहीं है? अच्छा किया है ना कि ये एक्सप्लेनेशन डाल दी है। आपका कंट्रीब्यूशन लेट क्यों जमा करवाए एम्प्लॉयर? ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, कोर्ट की जजमेंट अब वैलिड नहीं होंगी। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।